नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार जेएल न्यूज से। आज हमारे बीच में पृथ्वीराज भाट जी है, जो कि एक जमीन से जुड़े जो है कार्यकर्ता रहे। उनका एक छोटा सा काम, जिस तरीके से कहा जाता है कि कबाड़ी का एक छोटा सा काम था, धीरे 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 वो शहर के पार्टी के साथ नीतियों से जुड़े, उसके बाद में जिले की नीतियों से जुड़े और आज प्रदेश का प्रवक्ता जो है वो उनको नियुक्त किया गया है। करनाल के अंदर जो है लोगों के अंदर जहां खुशियां दिखाई दे रही हैं, इसी के साथ साथ प्रदेश भर में जो है लोगों के चेहरे जो है खिलते हुए नजर आए हैं। प्रदीप भाट जी को जिस तरीके से पिछले महीने जो है वो नियुक्ति दी गई और उस नियुक्ति के बाद में उन्होंने कई समाज के अंदर जो है अपनी विचारधाराओं का समावेश किया और कई पार्टी के नेताओं का जो है उन्होंने जो पक्ष की पार्टी थी उनके दांत भी खट्टे करने का काम किया। तो आज हम सीधे जो है पृथ्वीराज भाट जी से मिला रहे हैं और सबसे पहले तो पृथ्वीराज भाट जी जो है मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपको एक नगर से जो है प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया, जमीन से जुड़े आप एक कार्यकर्ता रहे और आज पूरा प्रदेश चेहरे से खिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके जेएल न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप मुझसे जुड़े रहे हो भाई, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी और हमारे जो जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी बने हैं, भाई दिव्यांशी बुद्धि राजा जी जो प्रत्याशी रहे हैं हमारे लोकसभा के, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि कोई भाई मेरे बारे में नहीं जानता हो तो मैं अपनी जानकारी देता हूँ। मैं एक छोटा सा कबाड़िया काम करता हूँ शहर के अंदर। उस कबाड़ी के काम से मैंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। आज वो बच्चों को सक्षम किया कि वो अपना कमा कर खा सकते हैं। दूसरी बात, जो उन बच्चों की मैंने शादी भी कर दी है। और लेकिन मैंने अपनी पार्टी और पार्टी की विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। पार्टी के लिए जब भी मुझे आंदोलन के लिए या कहीं भी उतरना पड़ा तो मैं उतरा हूँ और मैंने अपना 100% देने की पार्टी की कोशिश की है। पार्टी के प्रति मेरे बहुत से चालान भी हुए हैं, बहुत से आंदोलनों में गया हूँ, तरीके भुगती है हमने। चंडीगढ़ भी हमारा चलान हुआ, करनाल में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, वहां पर हमने तरीके भुगती है। लेकिन एक दिन मुझे विश्वास था कि पार्टी जिस सम्मान के लायक मैं हूँ वो सम्मान मुझे पार्टी देगी। तो पहले यहाँ पर करनाल जिले की जो कांग्रेस कमेटी बनी उसमें मुझे जिला सचिव बनाया गया और फिर जो दिल्ली से मैं राहुल गांधी जी के साथ भारत छोड़ो यात्रा में रहा कश्मीर तक, उसके यात्रा के अंदर उसको देखते हुए वहां से मुझे बीएनपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। और अब हमारे भाई दिव्यांशी बुद्धि राजा और हमारे जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी की मेहनत, उनकी लगन और एक कार्यकर्ता की एक निष्ठावान नीति को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए मुझे आज स्टेट प्रवक्ता के तौर पर चुना गया है और स्टेट प्रवक्ता बनाया गया। इसके लिए मैं हरियाणा वासियों का, हमारी पार्टी के हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहन कुमारी सैलजा जी, दीपेंद्र जी, रणदीप जी, हमारे राहुल गांधी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। अगर पृथ्वीराज जी, कहा जाता है कि तिनका तिनका चुन करके जो है एक तरीके से समुद्र बन जाता है। जब आदमी तिनका तिनका चुनता है और वो समुद्र आज जो है आपके पास में एक तरीके का आ गया है, आप एक प्रवक्ता बन चुके हैं, पूरे प्रदेश की आपके पास जिम्मेदारी हो गई है। समाज की क्या नीतियां हैं, किस तरीके से समावेश जो है वो करना है, तो इस जिम्मेदारी को अब कैसे निभाने वाले हैं आप? देखिए, मैं शुरू से ही अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने आसपास पड़ोस में मेरी विचारधारा रही है। और अभी आप आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, आप पूछ भी सकते हो मोहल्ले में। मैं हमेशा से उन लोगों का संगी रहा हूँ जिनको कोई जानकारी नहीं है सरकार से, जो लोग उनकी योजनाओं से वंचित रहते हैं, मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। राशन कार्ड बनवाने में हुआ या उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए या कोई उनको नहीं समझे उस चीज़ को बताने के लिए। क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ शिव कॉलोनी के अंदर, तो यहाँ पर करीब करीब 55 से 60% लोग हैं, मतलब के अनशिक्षित लोग हैं, गरीब तबका है, दिहाड़ी मजदूरी वाला लोग हैं। तो उनको साथ चलना मेरा शुरू से शौक रहा है, उनको बताना उनके साथ, क्योंकि मैं भी मजदूर आदमी हूँ, मैं कोई लाइन लोड तो हूँ नहीं भाई, मैं वहाँ से आया हूँ। तो पहले मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मेरी उस सेवा से ही ये पार्टी ने मुझको जो आज यहाँ तक मुझे समझा कि मैं प्रवक्ता के तौर पर उनके सही मुद्दों को मतलब सही मंच पर सही मुद्दों को उठा सकता हूँ, या जनता की बात को वहाँ पर रख सकता हूँ, या सरकार जो कार्य नहीं करती है वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो इसलिए पार्टी ने मुझे समझा, तो मुझे यहाँ तक इस पद की जिम्मेवारी दी है। और इसके साथ मान लो अभी BLO 2 की भूमिका में मैं हूँ, आपको और बताऊँ जी। और BLO 2 में 159 नंबर जो बूथ है वहां पर मैंने अपना कार्य किया है। कार्य तो मैंने 156, 57, 58,
भी किया, लेकिन 159 मेरे उसके अंदर आता है, तो मैंने उसके लिए काम किया। उसमें 1300 बोर्ड टोटल है, लेकिन उसके अंदर 1100 पैसे करीब करीब हमने कलेक्ट करके अपना काम अपनी जिम्मेवारी से पूरा निभाया है। अच्छा, एक चीज आती है पार्टी के अंदर, दो नीतियां चलती हैं, पक्ष और विपक्ष। पक्ष ये जो सत्ता पार्टी होती है वो कई योजनाएं लेकर के आती है, योजनाओं को लागू करती है, घोषणाएं करती है, सारी चीजें करती है। विपक्ष उसको आवाज को उठाने का काम करता है, क्या वो सही है, सत्य है, जनता तक वो चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ऐसे में जब आप एक प्रेस प्रवक्ता बने हैं, बहुत सारी सरकार की नीतियां है, घोषणा है, आप सरकार की योजनाओं को सत्ता पक्ष ये कहती है कि जब भी हम कोई घोषणा करते हैं तो विपक्ष जो है उसको गलत बताता है, उस घोषणा को जो है, विपक्ष का काम है सिर्फ हर बात को बुरा बताना। ये बात कहाँ तक सत्य लगती है और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए भाई साहब, अच्छे काम करेंगे कोई जनता के लिए, तो विपक्ष को और जनता हमारे को देखती है हम जब सड़कों पे उतरते हैं। मैं कहता हूँ, अब मानो जो सत्ता में पार्टी है सेंट्रल हरियाणा में, इन्होंने राम मंदिर में चोरी की है जी, तो क्या उस राम मंदिर में जो चोरी की उसके खिलाफ हमारा आवाज उठाने का अधिकार नहीं है क्या? जी, बिल्कुल उठाएंगे। जिस राम ने सत्ताधारी पार्टी को 4 बार मौका दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 बार दिया है और 3 बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम के नाम पर वोट मांगा है, अंत में उन लोगों ने राम को ही लूट लिया है। राम को तो लूटा, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन जी, उन्होंने उनके जो सेनापति भगवान हनुमान जी हैं, बजरंग बली हैं, उनको नचा दिया है। तो ये लोग कहां तक अपनी नीतियों को घेरेंगे? क्या उनके खिलाफ आवाज उठाने का फर्ज नहीं बनता? आज किसी भी मंदिर को बख्शने के मूड में नहीं है। राम मंदिर को तो मुगलों ने भी नहीं लूटा था, राम मंदिर को तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा था, इन लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा। लेकिन क्या अब अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं तो वो कहते हैं ये लोग देशभक्त नहीं है, ये देश विरोधी है। क्या जो हमारा किसान है उसकी आवाज उठाने का हमारा फर्ज नहीं बनता? हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों ने शहादत दी है। क्या किसी भी बीजेपी के नेता ने उनके प्रति कोई सहानुभूति का एक लफ्ज भी बोला है? अंत में प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है। माफी जब मांगता है इंसान जब कोई गलती करता है। जब गलती की है आपने, तो जो 700 किसानों ने शहादत दी उनके लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया हमें बताइए? क्या विपक्षी इस मुद्दे को नहीं उठाएगा? बेरोजगारी के नाम पर, ये रोजगार के नाम पर आए थे ना, 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा प्रधानमंत्री ने किया था। क्या आज तक रोजगार मिला है? हरियाणा रोजगार के मामले में नंबर 1 है। तो क्या विपक्ष इस मुद्दे को ना उठाए? महंगाई के मामले में इन्होंने 35 रुपए पेट्रोल देने का वादा किया था इन्होंने। क्या आज वो तेल की कीमत कहां पर है? जब हम रूस से तेल लेते थे, बिल्कुल सस्ता तेल था उस टाइम, तो उन्होंने सस्ता दिया नहीं। लेकिन अब होम ब्रिज का, ईरान और अमेरिका का युद्ध का नाम कर लेकर के जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का जो 400 रुपए का तो हमारे राज्य में था, आज वो 1000 रुपए का इन्होंने किया हुआ है। किस लिए किया हुआ है? सरकार किस नाम पे आई थी इनकी? महंगाई को घटाने के नाम पे। क्या वो सिलेंडर जनता को 300 रुपए में मिल रहा है? आज वो 1000 का मिल रहा है। तो क्या हम विपक्ष में गई आवाज ना उठाएं? जो इन्होंने वायदे जनता से झूठे वादे किए वो आवाज उठाने का काम विपक्ष का है। और मजबूत विपक्ष को जनता ने बिठाया है और जनता की आवाज को उठाना विपक्ष का काम होता है। तो हम अगर इनकी आवाज उठाते हैं जनता की, जो ये लोग गलत काम करते हैं, तो क्या हम गलत करते हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है उनका? मतलब ये लोग राम के नाम पे वोट मांगे तो सही है, ये लोग सेना के नाम पर वोट मांगे तो सही है, ये लोग महंगाई के नाम पे वोट मांगे तो सही है, ये भ्रष्टाचार के नाम पर वोट मांगे तो सही है। बहन बेटियों की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से चलाया था? इन्होंने पानीपत से किया था ना अनाउंस। आज बताओ कौन सी बेटी सुरक्षित है? हमारी हरियाणा की जो सोनाक्षी बेटी हमारी, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, क्या उसको इंसाफ मिल गया है? राजस्थान गंगानगर में भी आपने सुना होगा। ऐसी इन्हीं के नेताओं ने ऐसी बहन बेटियों पर अत्याचार किया है। बहुत से इनके विधायक है जो यूपी से जो जेल के अंदर पड़े हैं। कुछ हमारी बहनें जो ओलंपिक मेडल ला करके हमारे देश का जिन्होंने गर्व से सर ऊंचा किया था, उनको सड़कों पर बांधा जाता है। क्या विपक्ष में होने के नाते क्या हमें वो आवाज उठाने का अधिकार नहीं है बहन बेटियों के प्रति? इन्होंने वायदा किया क्यों? पहले तो ये बताइए जनता को, या तो ये कहे कि हमने जनता को बरगलाया था, हमने जनता को बहकाया था। नोटबंदी करके इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया। इन्होंने क्या कहा था? काला धन लाएंगे हम। काला धन आया आज तक? बताइए। अरे काले धन के नाम पर इन्होंने नोटबंदी की है। नोटबंदी, काला धन तो हमारे इंडिया में इतना आया नहीं जितना नोटबंदी करके वो नोटों के नए कागज, एटीएम के नए फर्मे बनाने के अंदर हिंदुस्तान का कितना
1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसका बताइए ना आपने। आया कितना है काला धन वो बताइए, और आपने काले धन के नाम पे कितना खर्च किया वो बताइए। इन दोनों ही बातों का जवाब नहीं इनके पास। क्या विपक्ष इस आवाज को ना उठाए? पृथ्वी जी, एक चीज और भी आ रही है कि ये सरकार ये कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। एक तरफ पूरे देश के अंदर ये है, और हरियाणा को भी अगर ले लिया जाए तो रोजगार में जो युवा है, जो जिस देश का भविष्य होता है, जो देश और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो आज जंतर मंतर में, चाहे हरियाणा से हो, चाहे पंजाब से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे दिल्ली से, सब जगह के युवा जो है वो वहां पहुंच रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और शिक्षा नीति को लेकर के, और शिक्षा मंत्री का भी वो इस्तीफा की मांगने की बात करें। ये आपको कहाँ तक लगता है कि वो सही है या गलत है? देखिए, मैं ये कहता हूँ किसी भी युवा की आवाज कोई भी उठाए, भले वो कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, मुद्दा हमारा सभी का एक ही है कि किसी के साथ अगर नाइंसाफी होती तो वो आवाज उठाने का फर्ज बनता है। आज हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री चुपचाप बैठे हैं। कांग्रेस राज में भी मैं ये नहीं कहता कि हमारे इस्तीफे नहीं हुए, हमारे रक्षा मंत्री ने भी इस्तीफा दिया है, हमारे रेल मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा, लेकिन जो पहले की सरकारें संवेदनशील होती थी वो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती थी। अगर किसी मंत्री किसी कार्यालय में अगर गलत काम होता था तो कांग्रेस पार्टी तुरंत उसका इस्तीफा मांग करके जनता को एक भरोसा दिलाती थी कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इस पार्टी में क्या होता है? इस पार्टी में उल्टा होता है, उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इस पार्टी में जो जितना गलत काम करता है उसको सम्मानित करते ही है। आज नीट के पेपरों में करीब करीब 18 बच्चों ने अपनी जान दी। बच्चे हो गए। हाँ, वो उन्होंने अपनी जान दी है। मैं कहता हूँ जिस घर का बच्चा गया ना, उसकी आत्मा को पूछ के देखिए एक बार कि उनके दिल में क्या गुजरती है, वो लोग किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं मजदूर का बेटा हूं, मुझे पता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया है। अगर आप नीट का पेपर जिस बच्चे ने ना 5 साल से तैयारी करता है, कोचिंग के ऊपर कितना पैसा उसका खर्च होता है, वो उधार लेता है, वो कर्जा लेता है, बैंक से लोन उठाता है, अपनी जमीनें गिरवे रखते हैं, अपनी टूम को गिरवा रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब वो जिस दिन वो पेपर देने के लिए जाते हैं तो वो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो कैसे सकता है बताइए आप? मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि पेपर लीक हो कैसे सकता है? जो पेपर बनाने वाले हैं वो उनके अंडर में है, फिर इसका मतलब सरकार मिली भगत है। तो जब वो बच्चों ने इसके नीट पेपर में आत्महत्या की है, क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री का एक बार भी फर्ज नहीं बनता क्या उनके घर जाके उनको संवेदना के 4 बोल तो बोल दे कम से कम? जब राहुल गांधी जी वहां पर जा सकते हैं वो नहीं जा सकते, क्यों? मुंह छुपाकर क्यों बैठते हैं? सामने आइए, जनता को जवाब दीजिए। रक्षा मंत्री को पूछे तो कश्मीर में जितना मर्जी कुछ हो जाए, कोई मतलब नहीं है। मतलब इन्होंने जवाब देना ही नहीं है, यानी कि जनता को इन्होंने कुछ नहीं समझ रखा। इनको अपनी ईवीएम के ऊपर विश्वास है, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। भले देश दिखता है बिक जाए, भले नौजवान जितना मर्जी आंदोलन कर ले, किसान जितने मर्जी अपनी कुर्बानियां दे ले, हमारे नौजवान जितनी मर्जी कुर्बान दे, इन्हें किसी से कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक साइड तो कहते हैं कि आप मतलब कि 1 साल तक ना सोना खरीदिए ना सोना बेचिए, आप अपने खर्चे कम करिए। कुछ दिन तो इनके नेताओं ने ड्रामे किए थे, साइकिल के ऊपर आते हैं, अकेले साइकिल पर आकर के इनके नेताओं ने ड्रामा किया था। मैं ये कहता हूं कि राम मंदिर के नाम जब इन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया था हमारे राहुल गांधी जी ने, तो उस वक्त तो कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी चौकीदार हूं। पता नहीं कितने इनके चौकीदार, जब इतने चौकीदार इनके बन गए थे हिंदुस्तान में, तो भगवान के घर में चोरी कौन कैसे हो गई? वो चौकीदार की जवाबदेही है कि नहीं? जब राम ही सुरक्षित नहीं है हमारे इस राम की धरती पे, तो सुरक्षित है कौन? क्या ये मुद्दे विपक्ष ना उठाएं? क्या हम इस बातों को ना बोलें? क्या हमारा बोलने का अधिकार नहीं है? ये बात जनता को भी समझनी पड़ेगी, ये बात हरियाणा वासियों को समझनी पड़ेगी। अभी हाइड्रोजनिक ट्रेन लेकर के आ रहे हैं। अरे हाइड्रोजन जो ट्रेन है उससे बढ़िया तो आप ये बताइए हरियाणा के जो बेरोजगार नौजवान बच्चे उनके लिए रोजगार क्या साधन खोलिए ना। हमारे जब यहाँ पर प्रधानमंत्री या कोई आते थे तो ये पानीपत की जो रिफाइनरी है ये कांग्रेस की देन है। आज उसमें कितना बच्चा काम करता है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है आज तक? ऐसा काम कीजिए ना, हाइड्रोजन ट्रेन से कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा वो बताइए। अच्छा पृथ्वी जी, आपने अभी एक ट्रेन वाली बात करी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा ट्रेन की जो है शुभारंभ भी करने जा रहे हैं जो है उसके साथ में। पहली एक चीज मैंने जो देखी थी पुराने समय के अंदर जो है पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, लोगों को, गरीब लोगों को बड़ी सहायता मिला करती थी, और लोग जो है एक दूसरे के रिश्तेदारों में आया जाया करते थे। अब वो चीज खत्म होकर के नई नई योजनाएं जो चल रही हैं,
क्या उससे ऐसा नहीं लगता है कि गरीब तबका का शोषण कहीं हो रहा है, या जो विकास अब हो रहा है, या वो पूरी तरीके से सही है? ये विकास नहीं है, ये सत्यानाश है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व हमारे पर हंसता है। अगर विकास आपने किया है तो आप मीडिया के सवालों से क्यों भागते हो? आज विश्व का मीडिया हमारे पर हंसता है, क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं है? मुझे ये बताइए, विश्व में पूरी धरती पर ऐसा कौन से देश का प्रधानमंत्री जो मीडिया से भागता है? ऐसे कौन से देश का मुखिया है जो आज तक किसी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्यों भागते हैं वो? अगर इतने अच्छे काम करने वाले हैं तो जो अपना जवाब दीजिए ना। हम सवाल पूछते हैं, जवाब दीजिए ना। क्या कांग्रेस पार्टी ने, सरदार मनमोहन सिंह जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी क्या? ऐसा क्या है कि मुझे तो ये लगता है ये प्रधानमंत्री जी रामलीला में काम करने वाले हैं, सिर्फ मंच से बोल सकते हैं। पहले बचपन में जो रामलीला देखी है ना हमने हमारे हिंदुस्तान में, तो रामलीला के मंच से जो कलाकार बोलता है ना, ये वो कलाकार है। ये हमेशा मंच से बोल सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता का जवाब दीजिए कि आपने जनता के लिए क्या किया है, हमारे देश को इतने कर्ज में कैसे डुबो दिया है। देखिए, कहने को बहुत बड़े मुद्दे। आप मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, 3 दिन युद्ध चला था, सिर्फ 3 दिन चला था ना युद्ध। 3 दिन में हमारे सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। इसलिए भाई, क्यों डोनाल्ड ट्रंप हमारे क्या लगते हैं? जो जो इंसान हमारी आंख देखते डरते थे, आज तक इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई में क्या उसकी उनके अमेरिका वाले की सुनी थी क्या? 61 में हमने किसी की सुनी थी क्या? मुझे समझ ये नहीं आती, ये देश किस ओर जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी की ओर जा रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री की गुलामी की ओर जा रहा है, जहां पर नाचे गाए डांस किया, या चाइना की? हमें हर बार पाकिस्तानी क्यों दिखाया जाता है? मुझे समझ ये नहीं आती। हमें चाइना दिखाइए तरक्की के मामले में, हमें जापान दिखाइए तरक्की के मामले में, हमें सिंगापुर दिखाइए तरक्की के मामले में, हमें जर्मन दिखाइए, कनाडा दिखाइए, और पाकिस्तानी क्यों दिखाते हो? क्योंकि इन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है और कुछ नहीं करना। गाय के नाम पर वोट मांगनी है। अभी प्रधानमंत्री का कितना शर्मनाक बयान आया है, विदेश में जाकर के ये कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में हमारा देश दूसरे नंबर पे है। शर्म करो, आप वही प्रधानमंत्री हो जब मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तो आपने ये बयान दिया था। आप कैसे सुन सकते हो? आप कैसे इन बातों को बचा सकते हो? अब शर्म आपको आनी चाहिए। आप ऐसा बयान क्यों दे सकते हैं? ऐसा बयान आप कैसे दे सकते हो गौ माता के लिए प्रति? अच्छा, लास्ट में मेरा सवाल ये है कि इस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है 100 स्मार्ट सिटी का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी, करनाल भी उसमें से एक है। अब आप ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं और भी है यहाँ पर, आप जो है अब प्रेस प्रवक्ता भी बने हैं, तो इस जिम्मेदारी के साथ में आप जो है स्मार्ट सिटी को, करनाल की स्मार्ट सिटी को कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, आपसे ज्यादा मैं नहीं जानता। मुझे तो पार्टी ने एक मजदूर तबके के इंसान पृथ्वीराज भाट को पार्टी ने सम्मान दिया है, तो मैं तो आपका भी धन्यवाद करता हूँ, मेरी पार्टी का भी। जो लोग कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी ने अमीरों की या रजवाड़ों की ही वो है, तो मैं आज नहीं मानता। आपको पता है, मैंने इस शहर के अंदर कबाड़ी की फेरी मारी है, गलियों के अंदर मैंने सब्जी की रेडी चलाई है। जो लोग मुझको जानते हैं उनको पता है मैंने कैसी मजदूरी करी है, यहाँ पर मजदूरी करके साथ, और पार्टी ने मुझे सम्मान दिया। अब आ गया मैं स्मार्ट सिटी के ऊपर। 100 स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान को देने का वायदा किया था ना, चलो स्मार्ट सिटी तो हमने नहीं देखी। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने ये काचवा गांव गोद में लिया था, इनके सांसदों ने बहुत से गांव गोद लिए थे हरियाणा में। मुझे एक ही गांव बता दीजिए जो आप तरक्की कराओ, वो गांव बता दीजिए जिसमें इन्होंने रोजगार की पूर्ति की हो। मुझे एक भी गांव ऐसा बता दीजिए जहां पर समस्याएं ना हो। एक भी ऐसी स्मार्ट सिटी जो इन्होंने बनाई हो वो बता दीजिए। कहां पर बनाई हमें तो पता नहीं, शायद हो सके कागजों में या नक्शों में। ये आंकड़ों में बड़ा ध्यान देते हैं, ये आंकड़े इनके, ये आंकड़े हमने ये कर दिया, किया कराया कुछ नहीं। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। हम तो कहते जो राम मंदिर में इन्होंने लूट की है, इनका जो लेखा जोखा उस राम के हाथ में है। और अगर आप इतना ही राम को चाहते हो तो चुपचाप करके ये गद्दी छोड़ दीजिए, ये आपके लायक नहीं है। राम वो थे राम राज्य के अंदर, अगर उनके इतिहास है, राम राज्य में कभी किसी घर में चोरी नहीं हुई थी, कभी किसी घर में अन्याय नहीं हुआ था, राम राज्य उसे बोलते हैं। अगर किसी ने राम के ऊपर उंगली उठा दी ना, तो उन्होंने अपने परिवार का तक का त्याग कर दिया था, उसे राम राज्य बोलते हैं।
और आपने राम राज्य को ही लूट लिया। आपने राम के खड़ाऊ नहीं छोड़ी, आपने उसका सोना नहीं छोड़ा, आपने उसका पैसा नहीं छोड़ा। आपके आपके हिंदुस्तान में पहला मंदिर है ये जो पीएमओ के अंडर पीएमओ के अंडर में आता है, और उसी में चोरी हो जाना, इसका क्या मतलब है? चोरी कौन करा रहा है? किसकी इससे पत्ती है? कौन बांट बांट के जेब में रख रहा है? बताइए ना। चंपत राय तो कहते हैं अगर आपने मुझको किया तो मैं पता नहीं किसकी किसकी पोल खोलूंगा। और बहुत से इनके नेता इनके मंत्री हैं, वो कहते हैं अगर हम बताएं तो ये लोग हमें रहने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? साहब गली गली आपने जो है गरीबी भी देखी है, आपने बताया भी है कि मैंने जो है घर घर जो है जा करके रेडियो पे जा करके मैंने जो है कबाड़िया काम किया। आपने बहुत दर्द देखे हैं। अब आप उस दर्द को जानते भी हैं कि गरीबों का दर्द क्या होता है। हमारी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, उस दर्द को कैसे आप निभाना चाहेंगे? मैं तो सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी, ये अपने दोस्त मित्रों के लिए बनी सरकार है। इन्होंने अगर जनता का भला करना होता तो ये लोग कभी कर चुके होते, क्योंकि जनता आज 12 साल से सेंटर और हमारे हरियाणा में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, और इनके मुख्यमंत्री ने अगर सही काम किया होता तो 9.5 साल में मनोहर लाल खट्टर जी इस्तीफा ना देते। नायब सिंह सैनी जी ने जो सरकार बना रहे हैं, वो जब से आए हैं या तो वो पंजाब में रहते हैं या हरियाणा में रहते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी जाने हमारे कि उनको क्या टारगेट दिया हुआ है, उनका हरियाणा की ओर ध्यान नहीं है, हरियाणा के लोगों की ओर इनका ध्यान नहीं है। अभी लाडली योजना इन्होंने बनाई थी महिलाओं के प्रति, वो 2100 रुपये देने का वायदा किया था, उसमें से 1000 रुपये 1100 रुपये इन्होंने कटौती की है। मतलब इनका कोई भी योजना है। आज हरियाणा में इन्होंने 217 योजनाओं का इन्होंने ऐलान किया था स्कीम का, और उसमें केवल सिर्फ 8 लाख पूरी हुई है, जिनमें भी कुछ कमी है 60। इनका जो परसेंटेज रेट देखो आप 12 साल में कितना बढ़ता है, साल के करीब करीब जाम आगे 2 या 3, लेकिन और जो इनका अनवेरिफिड है वो गिन लीजिए आप कितना बनता है। तो ये लोग है ना आपको झूठे वादे, 35 रुपए पेट्रोल दे देंगे, आपको 300 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, आपके लिए काला धन ले आएंगे, आप हिंदू हो, आप खतरे में। मैं पूछता हूँ, हमारा राष्ट्रपति हिंदू, हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, हमारा मुख्यमंत्री हिंदू, हमारा गृह मंत्री हिंदू, हमारा शिक्षा मंत्री हिंदू, हमारा रेल मंत्री हिंदू है, सब हिंदू हैं, उसके बावजूद भी हम खतरे में हिंदू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सीट है, प्रधानमंत्री की गद्दी खतरे में है। आप सुन लीजिए, ये प्रधानमंत्री जी बीजेपी पार्टी के नहीं है, ये आरएसएस के प्रधानमंत्री है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई इसमें है ही नहीं। कहां पर है मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, बहुत से जो बड़े नेता, हाँ बड़े जो नेता थे ना बीजेपी के, वो तो निकल गए सारे। इनकी अपनी टीम बनाई हुई है इन्होंने आरएसएस की, जो इनके कहने में आता है मन मर्जी के मुख्यमंत्री बनाते हैं। राजस्थान में कौन बना दिया, यहाँ किसी का पता ही नहीं है। जो इनकी हाँ करता है वो इनके उसमें रहता है, और जो इनकी हाँ नहीं करेगा ये उसको बाहर निकाल करके कह देते। जनता से मैं ये कहूंगा, इनके बहकावे में ना आए आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आपके लिए अंग्रेजों से आंदोलन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके लिए, जनता के लिए 12 साल अंग्रेजों की जेल काटी थी। इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री तो 8 महीने उन्होंने अंग्रेजों की जेल काटी थी, वो थे प्रधानमंत्री बनने के लायक। हमारे राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। आज तमिलनाडु अगर हमसे जुड़ता है, एलटीटी के अगर वो आतंकवादियों को हो जाता, प्रभाकरण जी के अगर तमिलनाडु को बचाने के लिए हमारे राजीव गांधी जी ने जान दी थी। इनका एक भी ऐसा नेता बता दिए जिसने देश के लिए जान दी हो, या अंग्रेजों की जेल काटी हो, या उनकी यात्राएं। हाँ, एक काम तो इनके 1-2 नेता हैं, वो अंग्रेजों की पेंशन पे अपना गुजर बसर करते थे, जिनको आज ये कुछ भी कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता हैं। जिन्होंने अंग्रेजों की जासूसी करके अंग्रेजों की पेंशन के ऊपर अपना गुजर बसर किया हो, वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं? ये जनता अपने आप ही डिसाइड कर लीजिए। जिन्होंने अंग्रेजों की जासूसी करके उनकी पेंशन से अपना गुजर बसर किया हो, वो आपका कितना भला करते हैं। और उसी पार्टी के ये नेता है जो आपके देश में आज राज कर रहे हैं। देखिए, आपने भट्ट साहब जो आपने अपना दर्द बताया है, एक दर्द और भी है लोगों का, गरीबों का, कि महंगाई जो है वो बेलगाम हो गई है इस समय जो है। उस बढ़ती महंगाई पर लोगों का अब अंकुश नहीं रह रहा है। तो ऐसे में क्या क्या चाहेंगे कि किस तरीके से जो गरीब तबका है वो बहुत पिसता जा रहा है, उसका दर्द कैसे दूर किया जा सकता है, चाहे वो गैस का मामला हो या किसी भी चीज का हो। उनका जो दुख है एक तरीके से बदलाव से, हमारे राहुल गांधी जी को देश में आप लेकर आइए।
बदलाव जरूर होगा। बदलाव जरूर वो होगा। पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे अगर देखो देश को चलाएंगे, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी है, देश को चलाएंगे तो देश के उनके जब पूरे देश में पूरे विश्व में मंदी थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे थे, उन्होंने हमारे देश को उस स्थिति से बचाया। अगर आप महंगाई से राहत पाना चाहते हो तो राहुल गांधी जी के हाथों को आप मजबूत कीजिए और वो सरकार को, इस सरकार को बदलिए जो आपसे झूठे वादे कर रही है। धन्यवाद है। तो दोस्तों हमारे बीच में पृथ्वीराज भारती थे, जिन्होंने गरीबी का एक दर्द जो है वो बताने का काम किया है और जमीन से जुड़े जो है वो समाज सेवी हैं, पार्टी के साथ के नीतियों के साथ जुड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि पृथ्वीराज ने भाट जी ने किस तरीके से अपना दर्द जो है वो उजागर किया है। आप इनके विचारों से कहाँ तक प्रसन्न हैं, आप हमारे कमेंट में जा करके जो है अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, सभी सादर नमस्कार, नाम, जय हिंद, धन्यवाद।